तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन सीरीज के बारे में जिसका टाइटल है होस्टेज। जी हाँ दोस्तों, 2025 की ये सीरीज नेटफ्लिक्स की तरफ से हमें देखने को मिल रही है और आज हम इस सीरीज की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। होस्टेज एक आगामी ब्रिटिश राजनीतिक थ्रिलर मिनी सीरीज है जिसमें जूली डेल्पी और सुरैन जोन्स क्रमशः काल्पनिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रही है। इसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 21 अगस्त 2025 को होगा। आधार: फ्रांसीसी और ब्रिटिश नेताओं के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन तब गड़बड़ा जाता है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पति का अपहरण कर लिया जाता है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति को ब्लैकमेल किया जाता है। एक गालना: विवियन टूसेंट के रूप में जूली डेल्पी, अबीगैल डाल्टन के रूप में सुरैन जोन्स, कोरी माइलक्रिस्ट, मैथियो लुइस, कोफी एडोमाको के रूप में लूसियान मसामाती, एशले थॉमस डॉ, एलेक्स एंडरसन के रूप में, जेम्स कॉस्मो मैक्स के रूप में, जेनी बेथ एड्रियन पेलेटियर के रूप में। उत्पादन श्रृंखला मैट चार्मन द्वारा लिखी गई है। नेटफ्लिक्स दूरबीन प्रोडक्शंस के साथ मिलकर इसका निर्माण कर रहा है। मार्च 2024 में जूली डेल्पी और सुरैन जोन्स को मुख्य भूमिकाओं में पुष्टि की गई थी। दो कलाकारों में कोरी माइलक्रिस्ट, लुसियन मसामती, एशले थॉमस, जेम्स कॉस्मो और जेनी बेथ भी शामिल है। 3 उस महीने वर्किंग टाइटल द चॉइस के साथ फिल्मांकन शुरू हुआ। 4 फिल्मांकन स्थानों में यूके और कैनरी द्वीप पर ला पाल्मा शामिल है। 5 जनवरी 2025 में शो का शीर्षक होस्टेज बताया गया। 6 मुक्त करना: 5 एपिसोड की सीमित श्रृंखला का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 21 अगस्त 2025 को होगा। शैली राजनीतिक थ्रिलर के द्वारा बनाई गई मैट चार्मन। अभिनीत: जूली डेल्पी, सुरैन जोन्स, कोरी माइलक्रिस्ट, लुसियान मसमाती, एशले थॉमस, जेम्स कॉस्मो, जेनी बेथ। उद्गम देश यूनाइटेड किंगडम। मूल भाषा अंग्रेजी। उत्पादन कार्यकारी निर्माता सुरैन जोन्स। उत्पादन कंपनी दूरबीन प्रोडक्शंस। मूल रिलीज नेटवर्क नेटफ्लिक्स। मैथ्यू चार्मन, जन्म 5 जून 1979, एक ब्रिटिश पटकथा लेखक, नाटककार और निर्माता है। स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और जोएल और एथन कोएन के साथ सहलिखित उनकी 2015 की फिल्म ब्रिज ऑफ स्पाइज के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। चार्मन ने रंगमंच के लिए लेखन की शुरुआत की और लंदन के नेशनल थिएटर में राइटर इन रेजिडेंस के रूप में एक सफलता हासिल की, जहां तत्कालीन निर्देशक निकोलस हाइटन ने चार्मन को कहानी की अनमोल समझ वाला बताया। 1 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: चार्मन का जन्म और पालन-पोषण हॉर्शम, वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड के आसपास हुआ था। 2 और उनका परिवार साउथवाटर के ग्रेट हाउस फार्म से था, जहां उनके पिता का परिवार 180 वर्षों से रह रहा था। 2 जब चार्मन 4 साल का था, तब परिवार ड्रैगन्स ग्रीन के गांव में चला गया। 2 चार्मन ने साउथवाटर में जूनियर स्कूल में पढ़ाई की, छोटी उम्र से ही स्कूल के नाटकों में शामिल हो गए। 2 चार्मन ने फॉरेस्ट स्कूल, हॉर्शम में व्यापक माध्यमिक विद्यालय में नाटक में अपनी रुचि जारी रखी, रिहर्सल और मंच और प्रकाश उपकरणों के साथ शामिल हुए। 2 वह फॉरेस्ट स्कूल, हॉर्शम के छात्र रहते हुए द किंग एंड आई और माई फेयर लेडी के प्रदर्शन में शामिल थे। 2 चार्मन ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की। छात्र जीवन में वह अक्सर अंतराल के दौरान नाटकों और संगीत नाटकों में मुफ्त में अभिनय करते थे। इस अभ्यास को सेकंड एक्टिंग कहा जाता है और यह जानने की कोशिश करते थे कि पहले एक्ट में क्या हुआ था। 3 2000 के दशक के मध्य में चार्मन ने रोलांड एमेरिज की फिल्मों 2012 और 10,000 ईसा पूर्व के लिए बिना श्रेय के पटकथा लेखन का काम किया। आजीविका:
नाटकों। चार्मन के पहले नाटक ए नाइट एट द डॉग्स ने उभरते लेखकों के लिए 2004 वेरिटी बारगेट पुरस्कार 4 जीता और सोहो थिएटर में प्रदर्शित हुआ। उन्होंने पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र के राजनीतिक संकट में संयुक्त राष्ट्र के चुनाव पर्यवेक्षक के हस्तक्षेप के बारे में द 5 वाइव्स ऑफ मॉरिस पिंडर 2007 और द ऑब्जर्वर 2009 लिखे। 5 दोनों का निर्माण और मंचन नेशनल थिएटर में किया गया। 2012 में कैरोलिन कैंटर द्वारा निर्देशित और एंसेल एलगोर्ट द्वारा अभिनीत चार्मन का नाटक रिग्रेट्स न्यूयॉर्क के मैनहट्टन थिएटर क्लब में खोला गया। मैकार्थी युग अमेरिका में सेट नाटक नेवादा रेगिस्तान बोर्डिंग हाउस में 4 पुरुषों का अनुसरण करता है जो बिना किसी गलती के तलाक के लिए आवश्यक 6 सप्ताह तक इंतजार करते हैं। नाटक में 1997 में IBM के शतरंज कंप्यूटर डीप ब्लू से गैरी कास्परोव की हार की कहानी बताई गई। पहली बार किसी कंप्यूटर ने टूर्नामेंट की परिस्थितियों में एक मौजूदा शतरंज विश्व चैंपियन को हराया था। 7 चार्मन के भविष्य के थिएटर प्रोजेक्ट्स में मंच के लिए गुड नाइट एंड गुड लक का रूपांतरण और निकोलस हाइटन की नई लंदन थिएटर कंपनी के लिए एक नाटक शामिल है। टेलीविजन। चार्मन के टेलीविजन कार्यों में BBC के लिए अवर जू 2014 शामिल है, जो चेस्टर जू की स्थापना की कहानी कहता है, जो बिना सलाखों के लिए प्रसिद्ध था। 2015 में चार्मन ने शेरिडन स्मिथ अभिनीत 3 भाग का पुलिस ड्रामा ब्लैक वर्क बनाया, जो ITV पर प्रसारित हुआ और चैनल का साल का सबसे बड़ा नया ड्रामा था। 8 फिल्में। चार्मन की पहली फीचर फिल्म स्वीट फ्रांसेसे 2014 थी, जिसे निर्देशक शाउल डिब के साथ सहलिखा गया था, जिसमें मिशेल विलियम्स, क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस और मार्गोट रोबी ने अभिनय किया था। उनकी 2015 की फीचर फिल्म ब्रिज ऑफ स्पाइज का निर्देशन स्टीवन स्पीलबर्ग ने किया था, जिसे चार्मन और जोएल और एथन कोएन ने सहलिखा था और इसमें टॉम हैंक्स, मार्क रेलांस और एमी रयान ने अभिनय किया था। ब्रुकलिन और बर्लिन में सेट की गई यह फिल्म जेम्स बी डोनोवन की कहानी बताती है, जो एक अमेरिकी वकील है जिन्होंने 1962 में सोवियत जासूस रुडोल्फ एबेल के बदले में एक डाउन U-2 जासूसी विमान के पकड़े गए पायलट फ्रांसिस गैरी पॉवर्स और अमेरिकी छात्र फ्रेडरिक प्रायर की अदला बदली पर बातचीत की थी। फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। उन्हें इसी श्रेणी में WGA पुरस्कार और क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। ब्रिज ऑफ स्पाइज बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसने दुनिया भर में $165.5 मिलियन की कमाई की। 10 और सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित 6 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए, जिसमें रुडोल्फ एबेल के रूप में मार्क रेलांस के प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। चार्मन ने स्टीवन स्पीलबर्ग की एम्बलिन पार्टनर्स के लिए दूसरी पटकथा लिखी, जो वाल्टर क्रोनकाइट की 1968 की वियतनाम यात्रा पर आधारित थी। 11 उत्पादन। चार्मन अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी दूरबीन, जो लंदन में स्थित है, चलाते हैं। वह मैथ्यू ऑर्टन द्वारा लिखित एडॉल्फ इचमैन की खोज पर आधारित ऑपरेशन फिनाले 2018 के कार्यकारी निर्माता थे। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस वीच ने किया था। 12 चार्मन वर्तमान में नील वाइडन और गेविन जेम्स द्वारा लिखित लिबर्टी के कार्यकारी निर्माता है, जो फॉक्स 2000 के लिए जॉर्ज कोस्किमाकी की पुस्तक द बैटर्ड बास्टर्ड्स ऑफ बास्टोग्ने का रूपांतरण है, जो बैटल ऑफ द बुल्ज के दौरान एक महत्वपूर्ण संघर्ष के बारे में है। 13 चार्मन वाइडन और जेम्स द्वारा लिखित एक और आगामी फिल्म बैटल ऑफ अल्काट्राज के कार्यकारी निर्माता भी है। 14 रास्ते पर लाने वाला। चार्मन की प्रस्तावित निर्देशन वाली पहली फीचर फिल्म द मदरशिप नेटफ्लिक्स द्वारा रद्द कर दी गई थी। जूली डेल्पी, फ्रेंच YLIDLPI, जन्म 21 दिसंबर 1969, एक फ्रांसीसी और अमेरिकी अभिनेत्री, पटकथा लेखिका और फिल्म निर्देशक है। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स से फिल्म निर्माण का अध्ययन किया और 30 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन, लेखन और अभिनय किया है, जिनमें यूरोपा 1990, वॉयेजर 1991,
थ्री कलर्स, व्हाइट 1993, द बिफोर ट्रिलॉजी 1995, 2004, 2013, एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस 1997 और 2 डेज इन पेरिस 2007 शामिल है। उन्हें 3 सीजर अवार्ड्स, 2 ऑनलाइन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी अवार्ड्स और 2 अकादमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है। वह 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई और 2001 में अमेरिकी नागरिक बन गईं। एक परिवार। डेल्पी का जन्म पेरिस में हुआ था। वे वियतनाम में जन्मे फ्रांसीसी अभिनेता और रंगमंच निर्देशक अल्बर्ट डेल्पी और फीचर फिल्मों व अवंतगार्डे थिएटर की फ्रांसीसी अभिनेत्री मैरी पिलेट की इकलौती संतान थीं। उनकी मां को 1971 के 343 के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए भी जाना जाता है, जिस पर प्रजनन अधिकारों की मांग करने वाली और फ्रांस में गर्भपात कराने की बात स्वीकार करने वाली महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि गर्भपात अवैध था। डेल्पी की 2007 की फिल्म 2 डेज इन पेरिस में उनके किरदार की मां का किरदार उनकी असली मां ने निभाया था और घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार करती है, जो उनके वास्तविक जीवन का प्रतिबिंब है। पिलेट का 2009 में निधन हो गया। जूली के माता-पिता ने उसे छोटी उम्र से ही कला से परिचित कराया। उसने कहा, मैं इससे बेहतर माता-पिता की उम्मीद नहीं कर सकता था। उन्होंने मुझे सचमुच कला के प्रति प्रेम के साथ पाला, मुझे संग्रहालयों में ले गए और ऐसी चीजें दिखाईं जो एक बच्चा उस उम्र में नहीं देख पाता। जब मैं 9 साल का था, तब मैं इंगमार बर्गमैन की फिल्में देखता था और उन्हें पूरी तरह से पसंद करता था, और वे मुझे फ्रांसिस बेकन की पेंटिंग्स दिखाने ले जाते थे, जो मुझे बहुत पसंद थीं, इतनी गहरी और साथ ही इतनी अद्भुत। 2. फिल्मी करियर। 1984 में 14 साल की उम्र में डेल्पी को फिल्म निर्देशक जीन ल्यूक गोडार्ड ने खोजा, जिन्होंने उन्हें डिटेक्टिव 1985 में कास्ट किया। 2 साल बाद उन्होंने बर्ट्रेन टेवर्नियर की ला पैशन बीट्राइस 1987 में मुख्य भूमिका निभाई और उन्हें सबसे होनहार अभिनेत्री के लिए सीजर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने फिल्म से मिले पैसों से न्यूयॉर्क शहर की अपनी पहली यात्रा का खर्च उठाया। 1991 में डेल्पी 1990 में अग्निएस्का हॉलैंड द्वारा निर्देशित फिल्म यूरोपा में अभिनय करने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बन गईं। फिल्म में उन्होंने एक युवा नाजी समर्थक की भूमिका निभाई है, जो नायक सोलोमन पेरेल से प्यार करने लगती है, जबकि उसे यह भी नहीं पता कि वह यहूदी है। वह जर्मन नहीं बोलती थीं, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका अंग्रेजी में निभाई और उनके संवाद डब किए गए। उद्धरण वांछित। डेल्पी बाद में कई हॉलीवुड और यूरोपीय फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें वॉयेजर 1991 और द थ्री मस्किटर्स 1993 शामिल है। 1993 में उन्हें निर्देशक क्रिस्टोफ कीजलोव्स्की ने 3 कलर्स, व्हाइट में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना, जो कीजलोव्स्की की 3 कलर्स ट्रायोलॉजी की दूसरी फिल्म थी। वह अन्य 2 फिल्मों ब्लू और रेड में भी समान भूमिका में संक्षिप्त रूप से दिखाई दीं। 3-4 उस वर्ष वह पर्सी एडलॉन फीचर यंगर एंड यंगर में ब्रेंडन फ्रेजर और डोनाल्ड सदरलैंड के साथ भी दिखाई दीं। 1994 में उन्होंने रोजर एवरी के निर्देशन में बनी पहली फिल्म किलिंग जो में एरिक स्टोल्स के साथ अभिनय किया, जो जेनरेशन एक्स के जायचिस्ट को पकड़ने वाली एक पंथ हीस्ट फिल्म थी। 5. इसे शानदार समीक्षाएं मिलीं और इसे 90 के दशक के स्वतंत्र फिल्म आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक माना गया। 6. इसकी सफलता के कारण डेल्पी को 1997 की अमेरिकी फिल्म एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस में कास्ट किया गया। 7. उन्होंने वेकिंग लाइफ 2001 में एक संक्षिप्त एनिमेटेड भूमिका के साथ और फिर अगली कड़ी बिफोर सनसेट 2004 और बिफोर मिडनाइट 2013 में बिफोर सनराइज के अपने किरदार सेलीन को दोहराया। इस पहली अनुवर्ती फिल्म के लिए, जिसकी पटकथा सहलेखिका डेल्पी ने लिखी थी, सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अपना पहला अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2001 के अंत में
वह हास्य अभिनेता मार्टिन शॉर्ट के साथ 30 मिनट की लघु फिल्म सिनेमैजिक में दिखाई दी, जो पेरिस के डिज्नीलैंड स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो पार्क में प्रतिदिन कई बार प्रदर्शित होने वाला एक थिएटर शो आकर्षण था। वह मार्च 2002 में पार्क के उद्घाटन और फिल्माधारित आकर्षण के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई, जहां उन्होंने मार्गुराइट की भूमिका निभाई, एक महिला अभिनेत्री जिसके साथ शॉर्ट का किरदार जॉर्ज अनगिनत क्लासिक फिल्मों में काम करते हुए प्यार में पड़ जाता है। सिनेमैजिक ने 2002 में उत्कृष्ट थीम्ड आकर्षण के लिए थीम्ड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन पुरस्कार जीता। वर्ष के अंत में नवंबर में उन्होंने द सारा जेन एडवेंचर्स में 2 भाग वाले एपिसोड मोना लिसा रिवेंज में मोना लिसा की भूमिका निभाई। दिसंबर में जोन्स ने मैनचेस्टर रॉयल एक्सचेंज के प्रोडक्शन ब्लिथ स्पिरिट में नोएल कावर्ड की भूमिका निभाई, जो जनवरी 2010 के अंत तक चली। 27 जोन्स को 2010 के साउथ बैंक शो अवार्ड्स में टाइम्स ब्रेकथ्रू अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, जो अब तक का आखिरी समारोह था, लेकिन वह डेविड ब्लेंडी से हार गईं। 28 अपने नामांकन पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, आप सवाल करते हैं कि मैं क्या तोड़ रही हूं? क्या मैं उन लोगों की धारणा को तोड़ रही हूं जिन्होंने सोचा था कि मैं कोरोनेशन स्ट्रीट में एक चीखती हुई बेंशी थी? क्या ऐसा है कि मैंने कड़ी मेहनत की है? 29 द टाइम्स के एंड्रयू बिलन ने जोन्स को उन बहादुर प्रतिभाशाली लोगों की श्रेणी में रखा था जो एक धारावाहिक से अपने पंख अर्जित करते हैं और फिर उससे आगे शानदार उड़ान भरते हैं। 13 मार्च 2010 में जोन्स ने 5 डेज में मुख्य महिला डीसी लॉरी फ्रैंकलिन के रूप में अभिनय किया, जो इसी नाम की 2007 की श्रृंखला का एक असंबंधित सीक्वल था। बाद में उसी वर्ष उन्होंने BBC 1 पर सिंगल फादर में सारा के रूप में अभिनय किया, एक ऐसा किरदार जो एक विधुर डेविड टेनेंट के प्यार में पड़ जाती है, जिसकी शादी उसकी मृत्यु से पहले उसके सबसे अच्छे दोस्त से हुई थी। 18 दिसंबर 2010 को मैनचेस्टर शो क्वायर द्वारा जोन्स पर आधारित सिंडी लॉपर के ट्रू कलर्स का कवर जारी किया गया। उद्धरण वांछित 2011 से 2016 मई 2011 में जोन्स ने डॉक्टर हू एपिसोड द डॉक्टर्स वाइफ में इदरीस का केंद्रीय किरदार निभाया। जब डॉक्टर के टार्डिस की आत्मा जहाज से निकाली जाती है, तो इदरीस उसका नया मेजबान बन जाता है, जिससे टार्डिस इदरीस के माध्यम से डॉक्टर से बात कर सकता है। जोन्स को इसलिए चुना गया क्योंकि लेखक नील गैमन, जोन्स के शब्दों में, इदरीस की भूमिका निभाने के लिए एक ऐसी अभिनेत्री चाहते थे जो अजीब, सुंदर लेकिन अजीब दिखने वाली और काफी मजाकिया हो। 30 द गार्जियन के समीक्षक डैन मार्टिन ने कहा कि सुराने जोन्स यकीनन वह मानक तय करती है जिसके द्वारा अब सभी अतिथि सितारों का यहां मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जोन्स पूरे समय में प्रभावशाली रहीं। 31 मई में भी जोन्स ने ITV की जासूसी श्रृंखला स्कॉट एंड बेली 32 मजबूत दर्शक संख्या और मध्यम आलोचनात्मक सफलता के बाद स्कॉट एंड बेली 2012 और 2016 के बीच 4 और श्रृंखलाओं के लिए लौटे। जोन्स ने श्रृंखला 5 में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। उद्धरण वांछित जुलाई 2011 में जोन्स ने चिचेस्टर में कैरिल चर्चिल द्वारा मिनर्वा थिएटर के प्रोडक्शन टॉप गर्ल्स में थैचर के ब्रिटेन में रहने वाली एक करियर महिला मार्लिन की भूमिका निभाई। द गार्जियन के लिए इसकी समीक्षा करते हुए माइकल बिलिंगटन ने टिप्पणी की कि सुराने जोन्स ने मार्लिन के छिपे हुए पछतावे को बेहतरीन तरीके से पकड़ा है। 33 बाद में प्रोडक्शन को वेस्ट एंड के ट्राफल्गर स्टूडियो में स्थानांतरित कर दिया गया। 34 अगस्त 2011 में यह घोषणा की गई कि जोन्स चार्ली ब्रूकर और डैनियल मेयर द्वारा लिखित स्पूफ जासूसी ड्रामा ए टच ऑफ क्लॉथ में जॉन हन्ना के साथ अभिनय करेंगे। 35 यह कार्यक्रम अगस्त 2012 में स्काई 1 पर प्रसारित हुआ। 35 जोन्स ने डीसी एनी ओल्डमैन की भूमिका निभाई। 35 मार्च 2012 में जोन्स ने द सीक्रेट ऑफ क्रिकली हॉल का फिल्मांकन शुरू किया, जो जेम्स हर्बर्ट के 2006 के बेस्ट सेलिंग उपन्यास का BBC एक नाट्य रूपांतरण था। वह ईव कैलेग की मुख्य भूमिका निभाती है,
एक महिला जो अपने बेटे के नुकसान से आगे बढ़ने की कोशिश में क्रिकली हॉल जाती है, लेकिन अलौकिक घटनाओं से प्रेतवाधित हो जाती है। जोन्स ने श्रृंखला को एक क्लासिक प्रेतवाधित घर की रील चिलर के रूप में वर्णित किया, जिसके केंद्र में एक भावनात्मक पारिवारिक कहानी है। 37 जोन्स 2013 में जोनाथन हार्वे के नाटक ब्यूटीफुल थिंग के 20वीं वर्षगांठ के पुनरुद्धार में लंदन के मंच पर लौटीं। एक छोटे राष्ट्रीय दौरे से पहले यह नाटक 13 अप्रैल से 25 मई के बीच आर्ट्स थिएटर, लंदन में चला। 2013 में जोन्स ने प्लेहाउस प्रेजेंट्स स्टेज डोर जॉनीज में खुद के रूप में अभिनय किया, जो स्काई आर्ट्स पर प्रसारित होने वाले जुनूनी थिएटर प्रशंसकों के बारे में एक कॉमेडी मॉक्यूमेंट्री थी। 39 उस वर्ष बाद में जोन्स ने एक युवा न्यायाधीश की भूमिका निभाई, जो लॉलेस में न्याय प्रणाली की दलदली गहराइयों में पानी के ऊपर अपना सिर रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक टेलीविजन पायलट, जिसे स्काई 1 पर इसके ड्रामा मैटर स्ट्रैंड के हिस्से के रूप में प्रसारित किया गया था। 40 अगस्त 2013 में यह घोषणा की गई कि जोन्स को द क्रिम्सन फील्ड में हरमाइन नॉरिस और ओना चैपलिन के साथ कास्ट किया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के एक फील्ड अस्पताल में सेट एक बीबीसी ड्रामा था। 41 नाटक, जिसे अप्रैल 2014 में प्रसारित किया गया था। नाटक को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। द गार्जियन में मैट ट्रूमैन द्वारा जोन्स के प्रदर्शन को शानदार बताया गया। 42 सितंबर 2015 में जोन्स ने बीबीसी वन थ्रिलर डॉक्टर फोस्टर में शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किया, एक जीपी के रूप में जिसका जीवन तब उलझना शुरू होता है जब उसे अपने पति पर बेवफाई का संदेह होता है। 43 कार्यक्रम ने व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। रेडियो टाइम्स ने नोट किया कि करियर की सर्वश्रेष्ठ सुरन जोन्स अजय रूप से प्रतिभाशाली थीं। 44 पत्रिका ने 2015 के शीर्ष 40 सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन शो के राउंडअप में डॉक्टर फोस्टर को दूसरे स्थान पर रखा। 44 अपने प्रदर्शन के लिए जोन्स को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय टेलीविजन पुरस्कार। 45 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ब्रॉडकास्टिंग प्रेस गिल्ड पुरस्कार। 46 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला के लिए रॉयल टेलीविजन सोसाइटी पुरस्कार। 47 और संबंधित 2016 समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार मिला। 2009 में डेल्पी ने द काउंटेस में शीर्षक पात्र एलिजाबेथ बाथोरी की भूमिका निभाई। निर्देशक के रूप में यह उनकी तीसरी फिल्म थी, जिसमें डैनियल ब्रूहल और विलियम हर्ट भी थे। लेखन और निर्देशन। डेल्पी को बचपन से ही फिल्म निर्देशन में रुचि होने लगी थी और उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन निर्देशन पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। उन्होंने 1995 में लघु फिल्म ब्ला 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 लिखी और निर्देशित की, जिसे सनडांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। 2004 में उन्होंने निर्देशक रिचर्ड लिंकलेटर और सहकलाकार एथन हॉक के साथ 1995 की फिल्म बिफोर सनराइज के सीक्वल बिफोर सनसेट का सहलेखन किया। अनुभव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, मैं चौगा पहनने वाली और पुरुष लिंग से नफरत करने वाली नारीवादी नहीं हूं, लेकिन मैं एक निश्चित नारीवादी हूं। मैं बिफोर सनसेट को कभी भी एक छोटी पुरुष कल्पना में नहीं बदलना चाहती। 8 उन्हें फिल्म में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। उन्होंने 2002 में लुकिंग फॉर जिमी के साथ अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत की, जिसका लेखन और निर्माण भी उन्होंने ही किया था। 2007 में उन्होंने एडम गोल्डबर्ग के सहकलाकार 2 डेज इन पेरिस के मूल संगीत का निर्देशन, लेखन, संपादन और सहनिर्माण किया। इसमें डेल्पी के वास्तविक माता-पिता मैरी पिलेट और अल्बर्ट डेल्पी उनके किरदार के माता-पिता के रूप में भी दिखाई देते हैं। 9 2013 में डेल्पी अपने लगातार सहकलाकार एथन हॉक के साथ 2011 में उन्होंने ले स्काईलैब लिखा और निर्देशित किया, जिसे फ्रांस में एक नाटकीय रिलीज मिली लेकिन अमेरिका में वितरण पाने में असफल रही। 2012 में उन्होंने 2 डेज इन न्यूयॉर्क रिलीज की, जो उनकी 2007 की फिल्म 2 डेज इन पेरिस की अगली कड़ी थी,
जिसमें डेल्पी और अभिनेता क्रिस रॉक ने एक भूमिका निभाई थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने विशेष रूप से उनके लिए लिखा था। 2013 में उन्होंने बिफोर मिडनाइट लिखने के लिए रिचर्ड लिंकलेटर और एथन हॉक के साथ फिर से काम किया, जो बिफोर सनराइज और बिफोर सनसेट की अगली कड़ी थी। उन्होंने फिर से हॉक के साथ अभिनय किया और फिल्म का प्रीमियर 2013 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। यह बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता से बाहर हो गई और मई 2013 में रिलीज हुई। डेल्पी, लिंकलेटर और हॉक को बाद में अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए नामांकित किया गया। कुछ लोगों का कहना था, यह नारीवाद नहीं है। तुम अपने स्तन दिखा रही हो और वह अपनी गांड नहीं दिखा रहा। लेकिन क्या वे लोग स्त्रीद्वेषी नहीं है जो महिलाओं को कपड़ों की परतों के पीछे छिपा रहे हैं? मैं एक असली इंसान हूं, इसलिए यह कहना एक बयान है। ठीक है, मैं एक 40 साल की महिला हूं और बिना प्लास्टिक सर्जरी के आपको यही मिलता है। 11 लोलो डेल्पी की दूसरी फ्रेंच भाषा की फीचर फिल्म थी और 2 डेज इन न्यूयॉर्क के बाद से यह पहली निर्देशित फिल्म थी। उन्हें HBO फिल्म कैंसर विक्सन लिखने और निर्देशित करने के लिए भी स्लेट किया गया था, जिसमें कैट ब्लैंचेट ने मारिसा एकोसेला मार्केट्टो की भूमिका निभाई थी, जो द न्यू यॉर्कर की एक कार्टूनिस्ट है जिसे कैंसर का पता चलता है। 12 यह परियोजना 2020 तक अभी तक अमल में नहीं आई है। उद्धरण आवश्यक 2014 की शुरुआत में डेल्पी ने घोषणा की कि उनकी अगली लेखन निर्देशन परियोजना ए डैजलिंग डिस्प्ले ऑफ स्प्लेंडर होगी और वाडेविल कलाकारों के एक परिवार पर ध्यान केंद्रित करेगी। 13 यह 2020 तक उत्पादन में प्रवेश करने में भी विफल रही है। डेल्पी 2016 में विवादों में घिर गईं जब ऑस्कर नामांकन में किसी भी अश्वेत सम्मानित व्यक्ति का नाम शामिल नहीं था। 2 साल पहले मैंने अकादमी के बारे में कुछ ऐसा कहा था कि यह बहुत ज्यादा श्वेत पुरुष है, जो कि सच्चाई है, और मीडिया ने मेरी खूब खिंचाई की। यह मजेदार है, औरतें बोल नहीं सकती। मैं कभी कभी सोचती हूं कि काश मैं अफ्रीकी अमेरिकी होती, क्योंकि लोग बाद में उन पर हमला नहीं करते। 14 बाद में उन्होंने इस टिप्पणी के लिए माफी मांगी। 15 संगीत डेल्पी एक संगीत कलाकार भी है। उनके 2003 के एल्बम जूली डेल्पी के 3 ट्रैक ए वाल्ट्ज फॉर अ नाइट, एन ओशन अपार्ट और जे ताइमे टेंट बिफोर सनसेट में शामिल किए गए थे। उन्होंने 2 डेज इन पेरिस के लिए मूल संगीत तैयार किया था, जिसमें उन्होंने समापन क्रेडिट में मार्क कॉलिन का ला 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 गाया था। उन्होंने अपनी 2009 की फिल्म द काउंटेस के लिए भी संगीत लिखा था। व्यक्तिगत जीवन डेल्पी 1990 में न्यूयॉर्क चली गई, फिर कुछ साल बाद लॉस एंजिल्स चली गईं। 2001 से वह एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक है, हालांकि उन्होंने अपनी फ्रांसीसी नागरिकता भी बरकरार रखी है। वह अपना समय पेरिस और लॉस एंजिल्स के बीच बिताती है। 16 2007 से 2012 तक वह जर्मन फिल्म संगीतकार मार्क स्ट्रेटेनफेल्ड के साथ रिश्ते में थीं। 17 उनके बेटे का जन्म जनवरी 2009 में हुआ था। 2015 में उन्होंने दिमित्रिस बिरबिलिस से शादी की। 19 डेल्पी ने नारीवाद के बारे में गलत धारणाओं को सही करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इंडिवायर को बताया, मैं नारीवाद के लिए बहुत समर्पित हूं, लेकिन भले ही मैं नारीवादी हूं, मुझे नहीं लगता कि सभी महिलाएं परिपूर्ण हैं। अगर हम पुरुषों के बराबर है, तो हम पुरुषों की तरह अपूर्ण भी है। कुछ पुरुष यह कहने की कोशिश करते हैं कि नारीवादी सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर है, और मैं उन्हें कहना चाहती हूं, नहीं। 20 जन लिसा हटन के साथ 2007 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मेरा पालन पोषण एक नारीवादी ने किया था, इसलिए मैं नारीवादी नहीं हूं। मुझे होने की जरूरत नहीं है। मैं पुरुषों के बराबर हूं। मुझे इस विचार से कोई समस्या नहीं है कि मैं एक पुरुष के समान हूं। मेरे अपने अंतर है, मेरे स्तन है। 21 हालांकि
2012 में द न्यू यॉर्कर में एमिली ग्रीनहाउस के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, आप जानते हैं, मेरा पालनपोषण नारीवादियों द्वारा हुआ है और मैं एक ऐसी नारीवादी हूं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं नारीवादी न रहूं, क्योंकि मेरा मूल इतना गहरा नारीवादी है कि मैं महिलाओं के बारे में सेक्सिस्ट टिप्पणी भी कर सकती हूं और मैं अभी भी एक नारीवादी महसूस करती हूं। 22 डेल्पी ने बताया कि बचपन से ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और 8 साल की उम्र में उन्हें कैलिपर्स पहनने पड़े थे। उन्हें कभी-कभी माइग्रेन और पैनिक अटैक भी आते हैं। 2022 में डेल्पी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2017 वर्तमान सितंबर 2017 में डॉक्टर फोस्टर की दूसरी श्रृंखला का प्रीमियर हुआ, जिसे सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत मिला। 49 जोन्स, जो मूल रूप से एक और श्रृंखला को फिल्माने में हिचकिचा रहे थे, पटकथा के लिए लेखक माइक बार्टलेट की योजनाओं को सुनने के बाद राजी हो गए। 51 उन्होंने कार्यक्रम की दूसरी श्रृंखला के लिए सहयोगी निर्माता के रूप में भी काम किया। 51 जिसे शरद ऋतु 2016 में फिल्माया गया था। 52 उसी महीने 1848 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित वैनिटी फेयर के कलाकारों की एक टीम के निर्माण के लिए शूटिंग शुरू हुई। 53 अगले सितंबर में प्रसारित, जोन्स ने मिस पिंकरटन की भूमिका निभाई, जो नायक बेकी शार्प, ओलिविया कुक की घमंडी पूर्व प्रधानाध्यापिका थी। 54 फरवरी 2018 में जोन्स ने स्काई अटलांटिक ड्रामा सेव मी में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक लापता किशोरी की मां की भूमिका निभाई। जोन्स के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली। द गार्जियन की रेबेका निकोलसन ने लिखा, आपको यह आभास होता है कि जोन्स अपनी नींद में दुहक का अभिनय कर सकती है, लेकिन वह यहां प्रभावशाली रूप से सूक्ष्म है। 55 फरवरी से मई 2018 तक जोन्स थिएटर रॉयल हैमार्केट में ब्रायोनी लेवरी के स्टेज प्ले फ्रोजन के पुनरुद्धार में वेस्ट एंड में लौट आए। जोन्स ने जेसन वॉटकिंस के विपरीत एक अपहृत बच्चे की दुखी मां नैन्सी को चित्रित किया। 56 जबकि उत्पादन को मिश्रित समीक्षा मिली, जोन्स के प्रदर्शन को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया, जिसे द इंडिपेंडेंट द्वारा बेहद सच्चा और सहज बताया गया। 58 जोन्स ने बीमारी के कारण शो के 3 महीने के रन के अंतिम 4 प्रदर्शनों को याद किया, नाटक के गहराई से प्रभावित विषय को एक योगदान कारक के रूप में उद्धृत किया। 59 बाद में मई में जोन्स ने बीबीसी और एचबीओ के सहनिर्माण जेंटलमैन जैक का फिल्मांकन शुरू किया, जिसे सैली वेनराइट ने लिखा, निर्मित और निर्देशित किया। जोन्स ने 1830 के दशक में एक समलैंगिक यॉर्कशायर उद्योगपति एनी लिस्टर की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जुलाई 2017 में हस्ताक्षर किए थे। 61 द इंडिपेंडेंट द्वारा वेनराइट की अनौपचारिक रिपर्टरी कंपनी के एक मुख्य सदस्य के रूप में वर्णित 62 श्रृंखला वेनराइट के साथ जोन्स के चौथे सहयोग को चिह्नित करती है। अप्रैल 2019 में अमेरिका में और 1 महीने बाद यूके में प्रीमियर करते हुए द न्यू यॉर्क टाइम्स के जेम्स पोनवोजिक ने लिखा, जोन्स का प्रदर्शन अद्भुत है, जो जीवन शक्ति, करिश्मा और यौन आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 63 जोन्स के प्रदर्शन की बोस्टन ग्लोब के मैथ्यू गिलबर्ट ने भी प्रशंसा की, जिन्होंने लिखा, जोन्स शो में एक आंधी की तरह है, जो अपने आत्मविश्वास और शांत स्वभाव से इसे आगे बढ़ा रही है। वह हमें अज्ञानता और असहिष्णुता के समय में लैंगिक तरलता और महिलाओं के प्रति आकर्षण को जीने वाली एक गतिशील महिला देती है। उनकी ऐनी सामाजिक परंपराओं को खारिज करती है और उसके पास ऐसा करने के लिए पैसे भी है, क्योंकि वह पूरी लगन और निडरता से अपनी इच्छाओं का पीछा करती है। लेकिन फिर जोन्स एक छिपी हुई भेद्यता को जोड़ देती है, जो दिल तोड़ने वाली हो सकती है। यह साल का सबसे अच्छा, सबसे बहुआयामी प्रदर्शन है, हालांकि बहुत कम लोग यह जानते हैं। 64 जेंटलमैन जैक 10 अप्रैल 2022 को दूसरी श्रृंखला के लिए BBC 1 पर लौट आए। 65 जुलाई 2019 में
जोन्स को सेव मी की दूसरी सीरीज की स्क्रिप्ट मिली, जिसका शीर्षक सेव मी 2 था, 66, जिसकी 14 हफ्ते की शूटिंग अगले महीने से शुरू हुई। 67, सेव मी 2 1 अप्रैल 2020 को रिलीज हुई थी और 2022 में तीसरे सीजन की उम्मीद थी। 68, अपडेट की आवश्यकता है। 1 नवंबर 2019 को जोन्स और हाफ मून थिएटर द्वारा सिम्फनी का एक संयुक्त कवर बीबीसी चिल्ड्रन इन नीड एल्बम गॉट इट कवर्ड के एक भाग के रूप में जारी किया गया था। जोन्स ने एल्बम के कवर ट्रैक इट मस्ट बी लव में बिना श्रेय के गायन भी किया था। उद्धरण वांछित। 5 अगस्त 2021 को जोन्स आई एम विक्टोरिया की शीर्षक भूमिका में दिखाई दी, जो बाफ्टा विजेता डोमिनिक सैवेज द्वारा बनाई गई एक बारगी ड्रामा की दूसरी श्रृंखला में पहली थी, जो विभिन्न महिलाओं के मुद्दों पर केंद्रित थी, इस मामले में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां। 69, इसके बाद जोन्स ने 6 एपिसोड वाली बीबीसी सीरीज विजिल में डीसीआई एमी सिल्वा की मुख्य भूमिका निभाई, जिसका प्रसारण 29 अगस्त 2021 से यूके में साप्ताहिक रूप से हुआ और सभी एपिसोड 23 दिसंबर को अमेरिका में स्ट्रीम किए गए। एक अंतर्निहित समलैंगिक प्रेम कहानी वाली इस पनडुब्बी थ्रिलर ने शुरुआती 13.4 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया, जो वर्षों में बीबीसी का सबसे सफल ड्रामा बन गया। 70, मार्च 2022 में जोन्स और उनके पति लॉरेंस एकर्स द्वारा बनाई गई प्रोडक्शन कंपनी टी मेकर्स की पहली परियोजना मैरीलैंड के रूप में घोषित की गई, जो आइल ऑफ मैन पर आधारित 3 भाग का नाटक है। 71, 30 जनवरी 2025 को यह घोषणा की गई कि जोन्स और जोडी व्हिटेकर फ्रॉड्स में अभिनय करेंगे, जो 2 विश्वासपात्र महिलाओं के बारे में 6 भाग वाली आईटीवी डकैती श्रृंखला है। 72, व्यक्तिगत जीवन। जोन्स उत्तरी लंदन के मसवेल हिल में रहती है। 73, अपने पति, फ्रीलांस स्क्रिप्ट राइटर और पूर्व पत्रिका संपादक लॉरेंस एकर्स के साथ। 74, वे 2013 में जोन्स की दीर्घकालिक मित्र, अभिनेत्री सैली लिंडसे की संगीतकार स्टीव वाइट से शादी में मिले थे। 74, 75, उनकी शादी 2014 में हुई थी। वोग के साथ एक साक्षात्कार में जोन्स ने कहा कि उनका कानूनी नाम सारा एनी एकर्स हो गया था। 2, उन्होंने मार्च 2016 में एक बेटे को जन्म दिया। 76, जोन्स कई धर्मार्थ संगठनों से जुड़ी रही है। जब वह किशोरी थीं, तब उनकी मां जेनी को स्तन कैंसर का पता चला था। जोन्स कहती है, उस समय हमने साथ मिलकर स्तन कैंसर अभियान चलाया था। मैं अब भी कई चैरिटी अभियान चलाती हूं। जोन्स ने क्रिश्चियन एड के साथ भी काम किया है और HIV, महिला अधिकारों और बाल सैनिकों से संबंधित परियोजनाओं में मदद के लिए सिएरा लियोन और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की यात्रा की है। आजीविका। कैरियर का आरंभ। जोन्स ने 16 साल की उम्र में पेशेवर अभिनय शुरू किया। 12, द टाइम्स के एंड्रयू बिलन ने 16 साल की उम्र में उनके पेशेवर करियर की शुरुआत को स्वीकार करते हुए लिखा कि उन्होंने 8 साल की उम्र में मंच पर कदम रखा। 13, जोन्स ने बाद में कहा कि उनकी पहली भूमिका 8 साल की उम्र में वेट अंटिल डार्क में ग्लोरिया के रूप में थी। 14, ट्रेड यूनियन इक्विटी में शामिल होने पर जोन्स ने मंच का नाम सुराने जोन्स रखा, क्योंकि उनका जन्म का नाम पहले से ही लिया जा चुका था और यूनियन के नियम यह तय करते हैं कि प्रत्येक यूनियन सदस्य का एक अलग नाम होना चाहिए। 15 साल की उम्र में एक एजेंट प्राप्त करने के बाद उन्होंने थिएटर में अभिनय करना शुरू कर दिया। 13, जोन्स का टेलीविजन कैरियर 1997 में शुरू हुआ। अप्रैल 1997 में कोरोनेशन स्ट्रीट में क्रिस कॉलिंस, मैथ्यू मार्सरेन की प्रेमिका मैंडी फिलिप्स की एक छोटी भूमिका के साथ। उसके बाद उन्हें माल्टेसर्स के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन में कास्ट किया गया, सिटी सेंट्रल जैसी श्रृंखला के एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई और माई वंडरफुल लाइफ में एक छोटी भूमिका निभाई। उन्होंने सोप ओपेरा एमरडेल में चैरिटी डिंगल की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। 6, राजतिलक गली। 2000 में गीना ग्रेगरी के लिए उनके असफल ऑडिशन के कुछ हफ्तों बाद जोन्स को कोरोनेशन स्ट्रीट के मालिकों ने संपर्क किया
जिन्होंने उन्हें एक नए चरित्र की भूमिका की पेशकश की। 6. जोन्स ने करेन फिलिप्स, मैंडी से कोई संबंध नहीं, की भूमिका निभाई, जो 21 जून को उनकी पहली उपस्थिति थी। चरित्र ने स्टीव मैकडोनाल्ड, साइमन ग्रेगसन से शादी करने के बाद उनका उपनाम लिया और करेन मैकडोनाल्ड बन गया। हुप ईयररिंग्स में एक बुलडॉग 9 और विक्टोरिया बेकहम वानाबी के रूप में वर्णित 15 भूमिका ने जोन्स को सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उनके और प्रतिद्वंद्वी ट्रेसी बार्लो, केट फोर्ड के बीच झगड़े वाले एपिसोड को उच्च दर्शक रेटिंग मिली। उद्धरण वांछित, जोन्स ने पुरुषों की पत्रिकाओं जैसे FHM और लोडेड के लिए मॉडलिंग भी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, मैं 21 साल का था और क्वारी में शामिल होने के 3 सप्ताह के भीतर मैं बारबाडोस में बिकनी शूट कर रहा था। मैं काफी प्रभावित था और मैं हर चीज के लिए हाँ कह देता था क्योंकि मैं अपनी नौकरी रखना चाहता था। प्रेस अधिकारी कह रहा है, ऐसा करो और तुम नई युवा, आकर्षक और सेक्सी लड़की बन जाओगी। हम सभी उस समय ऐसा कर रहे थे, लेकिन मुझे बहुत जल्दी एहसास हुआ कि मुझे जो करना था उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। 16 मई 2004 में यह घोषणा की गई कि जोन्स 4 साल तक करेन की भूमिका निभाने के बाद कोरोनेशन स्ट्रीट छोड़ देंगी। उन्होंने एक सोप ओपेरा में काम करने को थकाऊ बताया और कहा, मैं करेन मैकडोनाल्ड की तरह जी रही थी और सांस ले रही थी। 12 उन्होंने बॉक्सिंग डे 2004 में करेन के रूप में अपनी आखिरी उपस्थिति दर्ज कराई। कोरोनेशन स्ट्रीट में करेन मैकडोनाल्ड के रूप में अपने कार्यकाल के बारे में जोन्स ने बाद में कहा, मैंने सोचा, हालांकि वह शानदार है और मैं उसका आनंद ले रही हूं, मुझे बाहर निकलना होगा। 15 2005 से 2010 आपको यह विश्वास करना होगा कि धारावाहिक के बाद भी आपका जीवन चल सकता है। जोन्स, द ऑब्जर्वर के साथ एक साक्षात्कार में 17 जोन्स ने कहा कि कोरोनेशन स्ट्रीट छोड़ने के बाद उन्हें रियलिटी टीवी कार्यक्रमों में आने के लिए कई प्रस्ताव मिले, जिसे उन्होंने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, बहुत सारा पैसा, जाकर मगरमच्छ का गुंडी खाओ या कुछ भी। 17 रियलिटी टीवी के प्रस्तावों को नजरअंदाज करते हुए 2005 की शरद ऋतु में जोन्स ने ITV की जासूसी ड्रामा श्रृंखला विंसेंट में अभिनय किया। 18 जिसमें रे विंस्टन शीर्षक भूमिका में थे। पिछले साल कोरोनेशन स्ट्रीट छोड़ने के बाद से यह जोन्स की पहली टेलीविजन भूमिका थी। उसी वर्ष उन्होंने रॉब लोव और जॉन बैरोमैन के साथ ए फ्यू गुड मेन में वेस्ट एंड स्टेज पर अभिनय किया, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए थिएटर गोर्स च्वाइस अवार्ड दिलाया। 19 वह संगीत में विशेष सेलिब्रेट ओलिवर में भी दिखाई दी, वह के मेलर की स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल में भी दिखाई दी, जिसमें उन्होंने एक उभयलिंगी सेक्स थेरेपिस्ट की भूमिका निभाई। 20 नए साल के दिन 2007 में जोन्स ने ITV 1 पर हेलेन बैक्सेंडेल और डीन लेनोक्स केली के साथ यॉर्कशायर और लंदन स्थित ब्लैक कॉमेडी डेड क्लेवर में अभिनय किया। शरद ऋतु 2007 में जोन्स ने फिल्म टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट के स्टेज रन में एक राष्ट्रीय दौरा किया, जहां उन्होंने लिंडा ग्रे और जॉन बोवे के साथ एम्मा की भूमिका निभाई। 21 2008 में उन्होंने ITV मेडिकल सीरीज हार्ले स्ट्रीट में महिला लीड में से एक मार्था की भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें एक आलोचक ने उनके चरित्र के हास्यास्पद उच्चारण पर टिप्पणी की। 22 कार्यक्रम की कमजोर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। जनवरी 2009 में जोन्स ITV 1 पर 3 भाग वाले नाटक अनफॉरगिवेन में दिखाई दी, जहां उन्होंने रूथ स्लेटर की भूमिका निभाई, जो 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए 15 साल की जेल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा हुई महिला थी। 24 स्वाभाविक रूप से भूरे बालों वाली, जोन्स ने अपने बालों को बड़ी जड़ों के साथ तंबाकू पीले रंग में रंगा था। 25 जोन्स ने मजाक में कहा कि फिल्मांकन नहीं करने के दौरान उन्हें वास्तव में विग पहनना चाहिए था। 25 इसके अतिरिक्त रूथ के चरित्र ने पूरे समय कोई मेकअप नहीं पहना था। जोन्स ने कहा कि वह काफी उजागर महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी कह रही थी, रूथ ने कोई मेकअप नहीं पहना होगा, मुझे नहीं लगता। 25
जोन्स को उनके चित्रण के लिए अनुकूल समीक्षा मिली। द इंडिपेंडेंट के ब्रायन विनर ने लिखा, एक शानदार प्रदर्शन, अगर मैंने इसे कभी देखा तो यह बाफ्टा नामांकन की सामग्री है। अरे, इसके पीछे वह फिल्मों में भी आगे बढ़ सकती है और गोल्डन ग्लोब्स में उत्तरी देश की थोड़ी समझ ला सकती है। 26 विनर ने अनफॉरगिवेन की अपनी समीक्षा को संक्षेप में कहा, कुल मिलाकर 5 सितारे और जोन्स के लिए 6। 26 जोन्स ने बाद में कहा, मुझे वह भूमिका पसंद आई। ऐसे लोग अक्सर नहीं आते। इसे ब्रॉडशीट के साथ साथ टैब्लॉयड द्वारा भी देखा गया था। मुझे लगता है कि इसने मुझे थोड़ी विश्वसनीयता दी। सारा एन एकर्स 1-2 उर्फ जोन्स, जन्म 27 अगस्त 1978, जिन्हें पेशेवर रूप से सुरैन जोन्स के नाम से जाना जाता है, एक अंग्रेजी अभिनेत्री और निर्माता है। पटकथा लेखिका सैली वेनराइट के साथ अपने कई सहयोगों के लिए जानी जाने वाली। 3 उन्होंने 2000 और 2004 के बीच आईटीवी के कोरोनेशन स्ट्रीट में करेन मैकडोनाल्ड की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि हासिल की। छोड़ने के बाद उन्होंने विंसेंट 2005 से 2006, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल 2006, हार्ले स्ट्रीट 2008 और अनफॉरगिवेन 2009 जैसी ड्रामा सीरीज में अपने टेलीविजन करियर को आगे बढ़ाया। जोन्स ने पुलिस प्रक्रियात्मक स्कॉट एंड बेली 2011 से 2016 में जासूस रेचल बेली की भूमिका निभाई और सिंगल फादर 5 डेज दोनों 2010, ए टच ऑफ क्लॉथ 2012 से 2014 और द क्रिम्सन फील्ड 2014 में मुख्य भूमिकाओं के साथ और अधिक ध्यान आकर्षित किया। डॉक्टर फोस्टर 2015 से 2017 में जेमा फोस्टर, एक जीपी जो व्यक्तिगत विश्वासघात का शिकार होती है, की भूमिका के लिए जोन्स को कई पुरस्कार मिले, जिसमें 2016 ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल है। बाद के क्रेडिट में सेव मी 2018, विजिल 2021 वर्तमान और जेंटलमैन जैक 2019 से 2022 शामिल है। मंच पर जोन्स ए फ्यू गुड मेन 2005, ब्लिथ स्पिरिट 2009, टॉप गर्ल्स 2011, ब्यूटीफुल थिंग 2013, ऑरलैंडो 2014 और फ्रोजन 2018 की प्रस्तुतियों में दिखाई दिए है। प्रारंभिक जीवन। जोन्स का जन्म सारा एन जोन्स के रूप में ग्रेटर मैनचेस्टर के चेडरटन में हुआ था, 27 अगस्त 1978 को। उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम गैरी है। 6 जोन्स का पालनपोषण कैथोलिक के रूप में हुआ। उसके पुजारी ने उसके पिता को सुझाव दिया कि उसका नामकरण उसकी परदादी के नाम सुरैन के बजाय सारा एन किया जाए, क्योंकि सुरैन एक उचित नाम नहीं था। 7 वह फॉक्सरेंटन लेन पर एक घर में पली बड़ी। 8 जो 2 खेतों और उनके खेतों से घिरा हुआ था, और उन्होंने बताया कि उनकी सबसे पुरानी यादों में से एक चाय पीते समय गायों का खिड़की से बाहर झांकना है। बचपन में वह बहुत बातूनी थीं, और बाद में उन्होंने बताया कि उनके पुजारी उनसे कहा करते थे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम थोड़ा और ध्यान केंद्रित कर सको। 7 जोन्स की शिक्षा मिडल्टन के कार्डिनल लैंगली रोमन कैथोलिक हाई स्कूल में हुई। 8 अपने बचपन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं हमेशा अलग दिखना चाहती थी और स्कूल में बहुत घुटन महसूस करती थी। 7 उन्होंने यह भी कहा, स्कूल में मुझे धमकाया जाता था और मैंने इसे खुद पर हावी होने दिया और खुद में सिमट गई, मुझे ऐसा होने देने का पछतावा है। 9 वह ओल्डहैम थिएटर वर्कशॉप की सदस्य बन गई। 10 और परफॉर्मिंग आर्ट्स में बीटीईसी नेशनल डिप्लोमा पूरा किया, जिसके बारे में उन्हें लगा कि यह ड्रामा स्कूल जैसा बिल्कुल नहीं था। कोरी माइलक्रिस्ट, जन्म 8 मई 1998, एक अंग्रेजी अभिनेता है। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से स्नातक। उन्हें नेटफ्लिक्स की पीरियड ड्रामा मिनी सीरीज क्वीन चार्लोट ए ब्रिजर्टन स्टोरी 2023 में काल्पनिक किंग जॉर्ज तृतीय की भूमिका के लिए जाना जाता है। इसके अलावा
माइलक्रिस्ट ने 2025 में सोफिया कार्सन के साथ माई ऑक्सफोर्ड ईयर में भी अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। माइलक्रिस्ट का जन्म 8 मई 1998 एक को व्हिप्स क्रॉस यूनिवर्सिटी अस्पताल 2 में हुआ था और वे लेटनस्टोन, पूर्वी लंदन में पले बड़े। 3 उन्होंने फॉरेस्ट स्कूल, वाल्थम्स्टो में पढ़ाई की। 4 और नेशनल यूथ थिएटर में शामिल हुए। 5 उन्होंने 2020 में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, राडा, से एक्टिंग में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 5 आजीविका। राडा से स्नातक होने के बाद माइलक्रिस्ट को एबे वुड द्वारा निर्देशित शेक्सपियर के नाटकों रोमियो एंड जूलियट और ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के ओपन एयर प्रोडक्शंस में कास्ट किया गया। 2022 में उन्होंने नील गैमन के द सैंडमैन के नेटफ्लिक्स रूपांतरण के प्रीमियर एपिसोड में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। 6 इसके अलावा 2022 में यह घोषणा की गई थी कि माइलक्रिस्ट पीरियड ड्रामा प्रीक्वल मिनिसीरीज क्वीन चार्लोट, ए ब्रिजर्टन स्टोरी में किंग जॉर्ज III के एक युवा काल्पनिक संस्करण के रूप में अभिनय करेंगे, जिसे मई 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 7 8 द वार्प के कर्मा हॉर्न ने माइलक्रिस्ट और इंडिया अमार्टिफियो, जिन्होंने क्वीन चार्लोट की शीर्षक भूमिका निभाई, के बीच की केमिस्ट्री की सराहना की और कहा कि वह किंग जॉर्ज के दिमाग के जंगल में बिना कैंपी हुए भटकते हुए एक सुंदर काम करते हैं। 9 जून 2023 में माइलक्रिस्ट ने प्रतिनिधित्व के लिए WME के साथ हस्ताक्षर किए। 10 उन्होंने विंडहैम थिएटर में केनेथ ब्रानक के किंग लियर के निर्माण में एडमंड के रूप में अपना वेस्ट एंड डेब्यू किया। 11 वह फेल्प्स जुर्वा के ट्रैवल शो फैंटास्टिक फ्रेंड्स की दूसरी किस्त में दिखाई दिए हैं। 12 13 नेटफ्लिक्स की राजनीतिक थ्रिलर होस्टेज में उनकी एक आगामी भूमिका है। 14 15 2025 में माइलक्रिस्ट ने सोफिया कार्सन के साथ माई ऑक्सफोर्ड ईयर में सहायक भूमिका निभा। लुसियन गैब्रियल वीना मस्माटी, जन्म 5 मार्च 1976, एक अंग्रेज तंजानियाई अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता है जो रंगमंच, फिल्म, टेलीविजन और रेडियो में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनकी उल्लेखनीय भूमिकाओं में HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में सलाधोर सान, BBC HBO पर आधारित द नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी में जेल्बी माटेकोनी, नेटफ्लिक्स BBC थ्रिलर ब्लैक अर्थ राइजिंग में डेविड रुनिहुरा, स्काई बटा AMC सीरीज गैंग्स ऑफ लंदन में एड डुमानी और कॉन्क्लेव में कार्डिनल अरेमी शामिल है। रंगमंच में मस्माती रॉयल शेक्सपियर कंपनी में ओथेलो के 2015 के निर्माण में इयागो को चित्रित करने वाले पहले अश्वेत अभिनेता थे। उन्होंने 2016 में अगस्त विल्सन के माँ रेनीज ब्लैक बॉटम के राष्ट्रीय रंगमंच के पुनरुद्धार में टोलेडो, 2017 से 2018 में राष्ट्रीय रंगमंच के अमाडेस के पुनरुद्धार में एंटोनियो सालिएरी और 2008 में लिरिक हैमरस्मिथ में ब्रेख्त के द रेसिस्टेबल राइज ऑफ आर्टुरो उई में आर्टुरो उई जैसी अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2010 से 2011 तक रॉयल कोर्ट थिएटर में ब्रूस नॉरिस द्वारा क्लाइबोर्न पार्क में केविन अल्बर्ट और वेस्ट एंड में द विंडहैम्स थिएटर में केविन अल्बर्ट को चित्रित किया। मस्माती लुईशम यूथ थिएटर, वाइल्ड चाइल्ड और द एक्टर्स चिल्ड्रंस ट्रस्ट एक्ट की संरक्षक है और वर्तमान में डोनमार वेयरहाउस में न्यासी बोर्ड में कार्यरत है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मस्माती एक का जन्म 5 मार्च 1976 को सेंट थॉमस अस्पताल 2 लंदन 3 में हुआ था और उनका पालन पोषण जिम्बाब्वे में उनके तंजानियाई माता पिता, एक डॉक्टर और एक नर्स द्वारा किया गया था। 4 हरारे के प्रिंस एडवर्ड स्कूल में माध्यमिक शिक्षा के बाद उन्होंने 1995 से 1997 तक जिम्बाब्वे विश्वविद्यालय में फ्रेंच और पुर्तगाली में BA ऑनर्स की डिग्री के लिए अध्ययन किया। 1 4 3 आजीविका। थिएटर। 2011 में रॉयल नेशनल थिएटर द्वारा प्रस्तुत नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर्स में मसामती, बाय और लेनी हेनरी। विश्वविद्यालय के बाद उन्होंने एक विज्ञापन कॉपीराइटर और स्वतंत्र रेडियो प्रस्तोता के रूप में काम किया। उन्होंने वॉयस ओवर कलाकार,
कंपेयर और रात्रिभोज के बाद के वक्ता के रूप में भी काम किया। 1994 में मसमाती और उनके कुछ स्कूली दोस्तों ने हरारे में ओवर द एज थिएटर कंपनी 5 की स्थापना की। कंपनी ने दिसंबर 2004 में अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई और यूरोप, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। 1998 से 2001 तक इसने स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज में प्रदर्शन किया। कुछ नाटक मसमाती ने लिखे थे। 4 पिछले कुछ वर्षों में इसके कुछ सदस्यों ने अन्य रुचियों को अपनाया है और हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे भंग नहीं किया गया है, फिर भी ओवर द एज के पुनर्मिलन की कोई तत्काल योजना नहीं है। नवंबर 2010 में मसमती को ब्रिटिश अफ्रीकी थिएटर कंपनी त्याता फहोज्जी का कलात्मक निदेशक नियुक्त किया गया था। 3 जब तक कि 2014 में नताली इबू ने उनकी जगह नहीं ले ली। 6 उन्होंने त्याता फहोज्जी के साथ काम करना जारी रखा और फरवरी-मार्च 2015 में बोई बोई इज डेड का निर्देशन किया। 3 2015 के वसंत में मसमाती रॉयल शेक्सपियर कंपनी के प्रोडक्शन ओथेलो शीर्षक भूमिका में ह्यू क्वाशी के साथ में इयागो की भूमिका निभाने वाले पहले अश्वेत अभिनेता बने। 7 अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक और फरवरी से अप्रैल 2018 तक उन्होंने नेशनल थिएटर में पीटर शेफर के नाटक अमाडेस में एंटोनियो सालिरी की प्रमुख भूमिका निभाई, एक प्रदर्शन जिसे माइकल बिलिंगटन ने द गार्जियन के लिए 4 सितारा समीक्षा में उत्कृष्ट बताया। 8-9 2019 में उन्होंने रॉयल नेशनल थिएटर में मास्टर हेरोल्ड एंड द बॉयज में सैम के रूप में अभिनय किया। 10-11 मसमाती लंदन, यूके में कई अन्य नाट्य प्रस्तुतियों में दिखाई दी है, जिनमें शामिल है फैबुलेशन, ट्राईसाइकिल थिएटर 5, जेम ऑफ द ओशन, ट्राईसाइकिल थिएटर 5, आईडी, अल्मेरा थिएटर 4, शोक इलेक्ट्रा बन जाता है, रॉयल नेशनल थिएटर 5, द ओवरवेलमिंग, रॉयल नेशनल थिएटर 5, पेरिक्लीज, प्रिंस ऑफ टायर ने रॉयल शेक्सपियर कंपनी में शीर्षक भूमिका निभाई 5, एक खाली कमरे के अध्यक्ष, रॉयल नेशनल थिएटर 5, आर्टुरो उई का प्रतिरोधी उदय, गीत हैमरस्मिथ 4, वॉक हार्ड, ट्राईसाइकिल थिएटर 5, डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन, रॉयल नेशनल थिएटर 12, बर्बाद, अल्मेडा थिएटर 13, क्लाइबोर्न पार्क, रॉयल कोर्ट थिएटर। एशले थॉमस, जन्म 4 फरवरी 1985, जिन्हें स्टेज नाम बैशी से भी जाना जाता है, एक ब्रिटिश अभिनेता और रैपर है। 2 प्रारंभिक जीवन। थॉमस का जन्म पश्चिमी लंदन के हैमरस्मिथ में हुआ था। उनकी मां जमैकाई मूल की है और उनके पिता डोमिनिकन मूल के हैं। 1 उन्होंने सेंट मैरीज ऑफ द एंजेल्स आरसी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। 8 साल की उम्र में उनका परिवार ब्रेंट के लंदन बरो के केंसल राइज में रहने चला गया। उन्होंने कार्डिनल हिंसले हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने नाटक अध्ययन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके बाद थॉमस ने थिएटर के छात्र के रूप में ब्रिट स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में प्रवेश लिया। 1 अभिनय और संगीत में सफलता पाने से पहले थॉमस ने रॉयल मेल के लिए एक डाकिया के रूप में काम किया और बाद में अपने शुरुआती 20वें दशक के दौरान लंदन बस चालक के रूप में काम किया। 3 आजीविका। संगीत। अपनी किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में थॉमस ब्रिटेन के उभरते ग्राइम दृश्य का हिस्सा बन चुके थे तथा पायरेट रेडियो स्टेशनों पर रैपिंग करते थे। 2007 में थॉमस ने ब्लैक बॉयज गीत रिलीज किया। 3 समाचार बुलेटिनों में गोलीबारी और छुरा घोंपने की लगातार रिपोर्टों और मीडिया द्वारा अश्वेत समुदायों में रोल मॉडल की कमी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ थॉमस ने महसूस किया कि ब्रिटिश शहरी युवाओं को याद दिलाया जा सकता है कि उनके पास कई सकारात्मक रोल मॉडल है जिनसे वे प्रेरणा ले सकते हैं। 3 2008 में थॉमस ने एडल्टहुड पर काम करना शुरू किया। 3 एडल्टहुड के लेखक और निर्देशक नोएल क्लार्क ने पहली बार
थॉमस का सामना तब किया जब उन्हें द चुपा चुप्स मिक्सटेप की एक प्रति दी गई, जिसमें क्लार्क की पिछली फिल्म किडल्थूड के नमूने थे। 4. क्लार्क ने जो सुना उससे प्रभावित हुए और कॉपीराइट उल्लंघन के बारे में चिंताओं को नज़रअंदाज कर दिया और इसके बजाय थॉमस के लिए एडल्टहुड के आधिकारिक साउंड ट्रैक पर काम करने का एक तरीका ढूंढ लिया। 4. थॉमस ने फिल्म का थीम गीत किडल्थूड एडल्टहुड को दिया। 4. थॉमस ने अपना पहला एल्बम कैच मी इफ यू कैन 2009 में रिलीज किया। 3. एल्बम को एल्बम ऑफ द ईयर के लिए 2009 मोबो अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2010 में थॉमस ने गोरिल्लाज के समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एल्बम प्लास्टिक बीच के गीत व्हाइट फ्लैग में अभिनय किया। 3. इस गीत में बैशी ने यूके के रैपर कानो और अरबी संगीत के लिए सीरियाई राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के साथ अभिनय किया। 3. 2013 में थॉमस ने संगीत से दूरी बनाकर अपने अभिनय करियर पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। थॉमस ने 15 सालों में अपना पहला पूर्ण लंबाई वाला एल्बम बीइंग पुअर इज एक्सपेंसिव 12 जुलाई 2024 को रिलीज किया। 5. इस एल्बम को आलोचकों की प्रशंसा मिली और इसने 2025 का मोबो अवार्ड फॉर एल्बम ऑफ द ईयर जीता। बैशी ने उसी साल सर्वश्रेष्ठ हिप हॉप एक्ट के लिए मोबो अवार्ड भी जीता। 6. उनके गीत हाउ ब्लैक मेन लूज देयर स्माइल को सर्वश्रेष्ठ समकालीन गीत के लिए आइवर नोवेलो अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। अभिनय थॉमस को 2010 में ब्रिटिश फिल्म शैंक में रैगर के रूप में अपनी पहली भूमिका मिली। 3. जो एक स्वतंत्र एक्शन फिल्म थी जिसकी पृष्ठभूमि एक क्षयकारी भविष्य के लंदन पर आधारित थी। इसके बाद उन्होंने उसी वर्ष फिल्म 4.3.2.1 में स्मूथी की भूमिका निभाई। 3 अप्रैल 2010 में बीबीसी लर्निंग ने माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक गायन प्रतियोगिता ऑफ बाय हार्ट शेक्सपियर शुरू की। 7. और थॉमस को द मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक की भूमिका निभाने के लिए कहा गया। 7. 2011 में थॉमस ने कॉकनीज वर्सेस जॉम्बीज में मेंटल मिकी का किरदार निभाया। 8. उसी साल बाद में उन्होंने द वेटरन में टायरोन जोन्स का किरदार निभाया। 8. उनकी पहली टेलीविजन भूमिका 2011 की सर्दियों में एमी पुरस्कार विजेता सीरीज ब्लैक मिरर में चार्ली ब्रूकर द्वारा चैनल 4 के लिए 15 मिलियन मेरिट्स एपिसोड में जज व्रेत के रूप में आई। 7. 2012 में थॉमस ने पीटर मुलान, डेविड हरवुड और मिशेल रयान के साथ द मैन इनसाइड में मुख्य भूमिका निभाई। उनकी अगली फिल्म माई ब्रदर द डेविल थी। 8. जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली और सनडांस फिल्म फेस्टिवल और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल दोनों में पुरस्कार जीते। 2013 में उन्होंने टॉप बॉय में जर्मेन न्यूटन का आवर्ती चरित्र निभाया, एक भूमिका जिसे उन्होंने 2019 में दोहराया जब यह घोषणा की गई कि नेटफ्लिक्स ब्रिटिश ड्रामा सीरीज को पुनर्जीवित करने वाला था। 7. 2015 की शुरुआत में थॉमस ने बीबीसी सीरीज द इंटरसेप्टर में अतिथि भूमिका निभाई। थॉमस की अगली टीवी उपस्थिति जनवरी 2016 में आईटीवी के लिए अल्पकालिक फंतासी ड्रामा बियोवुल्फ रिटर्न टू द शील्डलैंड्स में गिल के रूप में होगी। थॉमस ने उसी वर्ष रिलीज हुई 100 स्ट्रीट्स के कलाकारों की टुकड़ी में शामिल होने के लिए साइन अप किया। 7. 2016 की शुरुआत में यह पुष्टि की गई थी कि थॉमस जेम्स मार्श और स्टीव जिलियन द्वारा निर्देशित HBO सीमित श्रृंखला द नाइट ऑफ में केल्विन हार्ट के रूप में दिखाई देंगे। 9 मार्च 2016 में थॉमस को फ्रेंचाइजी श्रृंखला 24 के 20वीं शताब्दी फॉक्स टेलीविजन रीबूट में आइजैक कार्टर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। 10 2018 की शुरुआत में थॉमस ने CBS ऑल एक्सेस पर प्रसारित होने वाले कानूनी ड्रामा द गुड फाइट में लुका क्विन, कुश जंबो के भाई की भूमिका निभाई। 7 उसी वर्ष बाद में थॉमस ने स्किन में अभिनय किया। इस फिल्म ने 91वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म का अकादमी पुरस्कार जीता। 2019 में यह घोषणा की गई थी कि थॉमस NYPD ब्लू रीबूट में सहकलाकार होंगे। 11
उसी वर्ष थॉमस को अमेज़न प्राइम हॉरर सीरीज देम में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया था। 12 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड नामांकन मिला। 13 2021 में थॉमस ने ITV पर ब्रिटिश सीमित श्रृंखला द इपक्रेस फाइल में अभिनय किया। फरवरी 2022 में BBC के लिए चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के स्टीवन नाइट के रूपांतरण के लिए कलाकारों की घोषणा की गई। 14 ओलिविया कोलमैन को मिस हेविशम के रूप में, फियोन व्हाइटहेड को पिप के रूप में और थॉमस को मिस्टर जैगर्स के रूप में लिया गया, जो भूमिका निभाने वाले पहले अश्वेत अभिनेता बने। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें रॉयल टेलीविजन सोसाइटी प्रोग्राम अवार्ड नामांकन मिला। 16 2023 में थॉमस द सरपेंट क्वीन के कलाकारों में एलेसेंड्रो डी मेडिसी के रूप में शामिल हुए। 17 मार्च 2024 में थॉमस को नेटफ्लिक्स की राजनीतिक टेलीविजन श्रृंखला होस्टेज में डॉ एलेक्स एंडरसन के रूप में सुरन जोन्स के साथ लिया गया। उसी महीने द चॉइस शीर्षक के साथ फिल्मांकन शुरू हुआ। 18 नवंबर 2024 में यह घोषणा की गई कि थॉमस को चैनल 4 की क्राइम थ्रिलर ड्रामा श्रृंखला इन फ्लाइट में लिया गया है। टेलीविजन वह कई टेलीविजन प्रस्तुतियों में भी दिखाई दिए हैं, जिनमें टेलीविजन श्रृंखला अल्टीमेट फोर्स और स्पूक्स के एपिसोड शामिल है। 2008 में उन्होंने BBC बटा HBO द्वारा निर्मित श्रृंखला द नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी में जेल्बी माटेकोनी की भूमिका निभाते हुए अपनी सबसे प्रमुख भूमिका निभाई। 15 उन्होंने BBC टेलीविजन श्रृंखला लूथर, एशेज टू एशेज, डॉक्टर हू, टैबू और डेट इन पैराडाइज के एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई है। साथ ही HBO श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स में समुद्री डाकू सल्लाधोर सान की भूमिका भी निभाई है। 17 वह हाल ही में BBC वन पर हिज डार्क मटेरियल्स में लॉर्ड फा के रूप में दिखाई दिए। पतली परत मसमती फिल्म द इंटरनेशनल 2009 में नजर आईं। उनकी अन्य फिल्मों में राउल पेक द्वारा निर्देशित लुमुम्बा 1999, रोजर हॉकिंस द्वारा निर्देशित एनिमेटेड फिल्म द लीजेंड ऑफ द स्काई किंगडम 2003 और रूपर्ट गोल्ड द्वारा निर्देशित रिचर्ड टू शामिल है। 20 रेडियो मसमाटी BBC रेडियो 4 नाटक बर्न्ड टू नथिंग 2011 में रेक्स ओबेनो द्वारा मैथ्यू के रूप में दिखाई दिए। 21 व्यक्तिगत जीवन मसमाती 2003 में स्थायी रूप से UK चले गए। 4 और अब लंदन में रहते हैं। 20 वह शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। जेम्स रोनाल्ड गॉर्डन कोपलैंड MBE जन्म 1947, एक जिन्हें पेशेवर रूप से जेम्स कॉस्मो के नाम से जाना जाता है, एक स्कॉटिश अभिनेता है। अपने चरित्र कार्य के लिए जाने जाते हैं। 2 उन्होंने हाइलैंडर 1986, ब्रेवहार्ट 1995, ट्रेनस्पॉटिंग 1996, ट्रॉय 2004, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब 2005, बेनहर 2016 और वंडर वुमन 2017 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई है। टेलीविजन पर वह सन्स ऑफ एनार्की 2010 के तीसरे सीजन में फादर केलन एशबी के रूप में, HBO के गेम ऑफ थ्रोन्स 2011 से 2013 में जियोर मॉर्मोंट, कॉस्मो 2017 में सेलिब्रिटी बिग ब्रदर की 19वीं श्रृंखला में एक प्रतियोगी के रूप में दिखाई दिए और चौथे स्थान पर रहे। प्रारंभिक जीवन कॉस्मो अभिनेता जेम्स कोपलैंड और हेलेन गुडलेट फाइंडले के बेटे हैं। 3 उन्होंने डम्बर्टन के हार्टफील्ड प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। अपने पिता के माध्यम से युवा जेम्स ने शॉन कॉनरी के साथ हेम्पस्टेड हीथ पर क्रिकेट खेला, जबकि उनके पिता पीटर ओटूल के साथ पब में थे। 4 उनकी एक बहन है जिसका नाम लॉरा है। 4 जब वह 11 साल के थे तो वे ग्लासगो वापस चले गए और बाद में उन्होंने कुछ समय के लिए डालमुइर में अर्नॉट यंग शिपब्रेकर्स में काम किया। 4 आजीविका अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने अपनी मां हेलेन के मध्य नाम कॉस्मो को अपने मंच उपनाम के रूप में अपनाया। 5 कॉस्मो को हाइलैंडर में एंगस मैक्लियोर,
ब्रेवहार्ट में कैंपबेल और द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब के रूपांतरण में फादर क्रिसमस के रूप में उनकी फिल्म भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 6. पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने ट्रेनस्पॉटिंग, द लास्ट लीजन और 2081 जैसी अन्य फिल्मों में भी भूमिकाएं निभाई है। 7. वह ट्रॉय में भविष्य के गेम ऑफ थ्रोन्स के कलाकारों सीन बीन और जूलियन ग्लोवर के साथ दिखाई दिए। 8. वह यूएफओ में SHADO ऑपरेटिव लेफ्टिनेंट एंडरसन के रूप में। 9. 6. वह सोल्जर की 7वीं श्रृंखला में लेफ्टिनेंट कर्नल फिलिप ड्रिसरेल के रूप में दिखाई दिए। 9. 2011 से 2013 तक कॉस्मो ने HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में जेयर मोरमोंट, नाइट वॉच के लॉर्ड कमांडर और जोरा मोरमोंट, इयान ग्लेन द्वारा अभिनीत के पिता का किरदार निभाया। 10. वह थ्रिलर ब्रेकडाउन के फिल्मांकन में शामिल थे, जिसमें वह क्रेग फेयरब्रस, ब्रूस पाइने, एमेट स्कैनलन, ओलिविया ग्रांट और टैमर हसन के साथ दिखाई दिए। 11. उन्होंने 2021 में रिलीज हुई भारतीय फिल्म जगमे थांधीराम में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई। 12. उन्होंने अमेजन शो जैक रयान के सीजन 3 में लुका गोचारोव नामक एक रूसी खुफिया अधिकारी की भूमिका निभाई। वह चैरिटी चांस फॉर चाइल्डहुड के संरक्षक है। दोस्तों ये जो सीरीज है ये एक सीरीज है जिसके 5 एपिसोड टोटल हमें देखने को मिले हैं, यानी मिलने वाले हैं। अब रिलीज़ किया जाएगा नेटफ्लिक्स की तरफ से। एक पॉलिटिकल एक तरह से ड्रामा सीरीज है और इसकी जो लेंथ है पर एपिसोड की बात की जाए तो लगभग 42 से 55 मिनट के बीच में है। तो बेहतरीन लेंथ हमें इसकी देखने को मिल रही है। बाकी जैसे रिलीज़ होते हैं एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।